आप इस वक्त पंचायत का देखें, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है, आप यकीन माने एक VLW, एक तो वो गरीब को मकान मिलता है, VLW उसके साथ ठेका मारता है, मुझे 10,000 20,000 चाहिए होता है। वो ये कहता है यार चलो पूरे पैसे निकलने दो, पूरे पैसे निकलने दो, जब मेरा मकान बन जाएगा मैं उस पर तो आपको 5-10,000 रुपया दे दूंगा। आप यकीन मानियो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 50,000 की पड़ती है, कहता 10,000 रुपए दो। दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है उसको 10,000 दो। वो कहता है यार मेरे से आप क्यों पैसे मांग रहे हो यार, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे पैसे मिले। वो ऐसे तेरा काम थोड़ा होगा। वो कहता मैं BDO को शिकायत करूंगा, कहता है BDO को शेयर जाता है इसका, मैं ACD से बात करूंगा, ACD को इसका शेयर जाता है। गरीब को करप्शन की मार पड़ रही है, तो इस करप्शन से बहुत बड़ी बुराइयां जो है वो ने जन्म ले लिया है हमारी इस UT के अंदर। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट इस टाइम तक नहीं बोली, ठीक है, इस टाइम तक तो नहीं बोली कि क्या वो नहीं जानते कि क्या हुआ है। क्या हमारे उमर जी इस जो टेन्योर था इसमें बारीकी से ग्राउंड लेवल पर उन्होंने सब कुछ वॉच किया है कि लोग किस मुश्किल से गुजरे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और उनको पता है कि इस पर करप्शन ने बहुत अरूज लिया है। 1-2 रूम चेक करके, जो अच्छे रूम है वही डॉक्टर्स उनको चेक करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। वो बाथरूम में जाते हैं, वो बाथरूमों का हाल देखें, हॉस्पिटल के बाथरूम्स का आप हाल देखें, पाइप नहीं लगी, हाथ धोगे पानी आपके ऊपर पड़ेगा। ये यूनिट टेरिटरी बन गई है, अब सीधा सेंटर इसको देगा, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव है ये। अब बिल्कुल करप्शन खत्म होगी, उससे 10 गुना करप्शन बढ़ी है हमारी इस UT के अंदर, 10 गुना करप्शन ज्यादा बढ़ गई है। एक तो UT से ब्यूरोक्रेसी आ गई। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एडवोकेट ताहिर महमूद साहब। कुछ अहम चीज़ों को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल है उनको लेकर इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। ताहिर साहब खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ताहिर साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को लेकर। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मैंडेट मिला है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है उसको लेकर कहीं ना कहीं पे आप जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर से हट के काम कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मंशूर से यू टर्न लिया, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये इलेक्शन में कूदते हैं, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन के बाद कोई भी जीतता है और वो सत्ता हासिल करता है, वो चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म बने या कोई चीफ मिनिस्टर आए, तो वो चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट का होता है। अगर वो वज़ीर आज़म होगा तो पूरे मुल्क का होगा। तो अब वो किसी पार्टी से चुन के आता है तो उसका कोई मैनिफेस्टो होता है, जैसे NC के मैनिफेस्टो थे। इनका पहला मैनिफेस्टो था कि क्योंकि हालात हमारी स्टेट के वो ठीक नहीं रहते हैं, तो इसमें इनका पहला था कि हमारे, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, हम तो अपने एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा है कि LOC के ऊपर कितने हालात ख़राब रहते हैं हमारे, शेलिंग होती है, फायरिंग होती है। तो इनका पहला था ये कि इंडिया पाकिस्तान डायलॉग के ऊपर, वो भी अभी तक इन्होंने कोई बात नहीं की, ऐसे ही छोटी मोटी जो है इनकी बयानबाजी होती है। दूसरा जो इनका था इम्पॉर्टेंट वो कि रेस्टोरेशन ऑफ J&K स्पेशल स्टेटस, उस पर इन्होंने जो है असेंबली में रेजोल्यूशन लाया और इनकी मेजॉरिटी थी, वो पास भी हो गया। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई अभी इनकी बात आगे नहीं चल रही फर्दर, क्योंकि इसमें स्टेटहुड का मसला था कि इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ी हमारे लोग ये चाहते थे कि जो हमारे स्टेटहुड जो है हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले इसी जो हमारी स्टेट का एक प्राइम मिनिस्टर था और प्राइम मिनिस्टर से हट के हमारा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आया, और आज हमारा इतना बद से जो है बुरा हाल हो गया, वो ये कि अब हमें जो है वो UT बना दिया। तीसरा इनका था जो इम्पोर्टेंट कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा, उस पर अभी तक इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे लॉज जिससे हमारी जॉब्स वो प्रोटेक्ट हों प्लस हमारी लैंड हो, इस पे भी कोई अभी इन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई इस तरीके की कोई बात इन्होंने असेंबली के अंदर लाई। दूसरा था कि इन 5-10 सालों में काफ़ी लोग जो हैं हमारी जो उस वक्त UT गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों को टर्मिनेट किया,
तो उन्होंने कहा कि रिव्यू करेंगे हम वो केसेस। अब मैं आता हूं जो फ्रीबीज जो थी इनकी, जो खास काम हमारे जैसे लोगों के लिए, कि हम जो फ्री सिलेंडर जो है वो आपको देंगे, वो इन्होंने रखा कि 12 सिलेंडर देंगे, उस पर भी अभी इन्होंने कुछ नहीं बात की। उसके बाद इन्होंने बिजली के ऊपर जो बात की वो कहा कि हम आपको 200 यूनिट्स जो है बिजली फ्री प्रोवाइड करेंगे। वो भी इन्होंने कैटेगरी नहीं बनाई, किन को देंगे, कैसे देंगे। इसमें इन पिछले दिनों में फारूक साहब का जो है वो बयान में सुन रहा था कि ये चीज़ हम तब लागू करेंगे जब स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे। तो ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार को अपने जो मैनिफेस्टो पर वो खरा उतरना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखो, बात करिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बात करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको करनी चाहिए। दूसरी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यूथ हूँ, तो मैं अपनी यूथ की जब बात करूंगा तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। अभी तक इस चीज़ पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई कहीं बात नहीं हुई। बस कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं किस किस डिपार्टमेंट्स में कितना क्या है क्या, तो वो भी नहीं हुआ। दूसरा, जो प्रोसेस में थी उनको भी इतना स्पीड अप नहीं किया गया। अब और काफ़ी जिसमें हमारे काफ़ी नौजवानों ने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बाद में उसमें स्कैम हो गया। तो वो चीज़ें भी इनको असेंबली में या ऐसे भी जो है चीफ मिनिस्टर साहब को ये चीज़ें लानी चाहिए कि कम से कम जो स्कैम हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है। लेकिन कि आप तो इन चीज़ों पर जब ये काम कर सकते हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है कि इन चीज़ों पे बात नहीं हो रही। और अब क्या वजह है कि इनकी इस चीज़ पर क्यों साइलेंस है, ये तो भली भांति वही जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यूथ के बारे में जो है वो इस टाइम तक कुछ भी नहीं सोचा गया। जो बैकबोन है, जो बैकबोन इस कंट्री की है, इस बैकबोन स्टेट की है, यूथ के बारे में, यूथ बहुत परेशान है, यूथ डिप्रेशन में है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। इस वक्त एक बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करके एग्जाम दे रहा है, बाद में पता लगता है कि वो स्कैम हो गया, उसमें ये हो गया, वो हो गया, पेपर लीक हो गया। उस बच्चे पर क्या गुजरती है। तो जो अच्छे जो एम्प्लाई का, किसी एम्प्लाई का बेटा था, बाप ने उसको अच्छी परवरिश की हुई थी, आज वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहा, वो किसी बलबूते पर अपने पर कुछ चीज अपनी जो जिंदगी का जो मकसद है वो हासिल नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो कोई किसी को कोई पोस्ट नहीं मिल रही है, उसको कोई अब जीने की राह नहीं दिख रही है, तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। इस वक्त ये कह रहे हैं जी ये यहाँ पर इस वक्त JNK के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स है, ठीक है नहीं। तो क्यों बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों लोग बच्चे नशा कर रहे हैं, इस पर कभी गौर किया। यहां पर एंटी ड्रग्स रैलीज करा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम करा रही है, और पुलिस कह रही है हमने ये नाके लगाए, हमने ये पकड़े, हमने ये पकड़े। कम से कम ये सोचो कि हमारे नौजवान इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। वो इसी वजह से जा रहे हैं कि उनको जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहे, उनको राह नहीं मिल रही। तो मैं ये बड़ी दुख से कह रहा हूं कि इस चीज़ के ऊपर जो है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे हम किस पार्टी से हैं, नहीं है, क्या है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए। ताहिर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे रिश्वतखोरी, करप्शन, जहां तक सवाल है। दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं करप्शन फ्री इंडिया को लेकर, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या आपको लगता है, आप एक पेशे से एडवोकेट हैं, तो क्या आपको लगता है कि किस हद तक जो है करप्शन फ्री इंडिया या फिर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर का वादा ग्राउंड लेवल पे कामयाब हुआ है? देखो, जब यहाँ पे यूटी बनी तो इन्होंने कहा कि पहले दौर में बहुत बड़ी करप्शन रही है, अब ये यूनिट टेरिटरी बन गई है, अब सीधा सेंटर इसको देगा, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, अब बिल्कुल करप्शन खत्म होगी। उससे 10 गुना करप्शन बढ़ी है हमारी इस यूटी के अंदर, 10 गुना करप्शन ज्यादा बढ़ गई है। एक तो यूटी से ब्यूरोक्रेसी आ गई। पहले चलो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए जाते थे, हमारा गरीब चलो किसी एमएलए के पास चला जाता था, ठीक है नहीं, अपनी बात लेके, चलो डीसी को डांटो, एसी को डांटो, किसे। इस वक्त जो बीच में जो ब्यूरोक्रेसी आ गई, तो ब्यूरोक्रेसी में तो रिश्वत थी। हमारे कोई जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी किसी की नहीं सुनी जा रही थी। तो ब्यूरोक्रेसी में अरूज पकड़ा है करप्शन ने। आप यकीन मानिएगा कि अब मैं कुछ बोलूंगा तो हमारे यहां पर काफी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नाराज हो जाएंगे। जो काम फ्री होता था वो काम आज हजारों में हो रहे हैं। आज किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है।
और गरीब गरीब के लिए इतनी बड़ी परेशानी होगी। कई लोग हमारे पास यहाँ गरीब गुरबाल आते हैं, हम उनको कहते हैं ये करो वो कर, वो कहते हैं जी जहां जाते हैं हमसे जो पैसा मांगा जाता है, हमसे पैसा मांगा जाता है, हम गरीब लोग हम क्या कहां करें, हमने जाना ही छोड़ दिया है। आप इस वक्त पंचायत का देखें, यहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है, आप यकीन माने एक VLW, एक तो वो गरीब को मकान मिलता है, VLW उसके साथ ठेका मारता है, मुझे 10,000 20,000 चाहिए होता है, वो ये कहता है यार चलो पूरे पैसे निकलने दो, पूरे पैसे निकलने दो, जब मेरा मकान बन जाएगा मैं उस पर तो आपको 5-10,000 रुपया दे दूंगा। आप यकीन मानियो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 50,000 की पड़ती है, कहता है 10,000 रुपए दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है उसको 10,000 दो। वो कहता है यार मेरे से आप क्यों पैसे मांग रहे हो यार, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे पैसे मिले। वो ऐसे तेरा काम थोड़ा होगा। वो कहता है मैं बीडीओ को शिकायत करूंगा, कहता है बीडीओ को शेयर जाता है इसका, मैं एसीडी से बात करूंगा, एसीडी को इसका शेयर जाता है। ये गरीबों पर जुल्म है, ये गरीबों का इस वक्त गरीबों का इतना बड़ा जुल्म है। महंगाई आप देख लीजिए, तो एक तो महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरी गरीब को करप्शन की मार पड़ रही है। तो इस करप्शन से बहुत बड़ी बुराइयां जो है वो ने जन्म ले लिया है हमारी इस यूटी के अंदर। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट इस टाइम तक नहीं बोली, ठीक है, इस टाइम तक तो नहीं बोली कि क्या वो नहीं जानते कि क्या हुआ है। क्या हमारी उमर जी इस जो टेन्योर था इसमें बारीकी से ग्राउंड लेवल पर उन्होंने सब कुछ वॉच किया है कि लोग किस मुश्किल से गुजरे हैं, वो सब कुछ जानते हैं और उनको पता है कि इस पर करप्शन ने बहुत अरूज लिया है। तो उस करप्शन को क्रैक डाउन करने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए ये क्या कर रहे हैं इस वक्त तक, अभी तक करप्शन पर ये नहीं बोले। ताहिर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत को लेकर जिस तरह से निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए हर वक्त दावे किए जाते हैं, निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त दावे किए जाते हैं, स्कूल से हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग से हमारे पास टीचर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। और उसके साथ में निज़ाम सेहत की अगर बात करें, हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, सब सेंटर्स हैं, PHCs हैं, लेकिन उनमें ना ही तो डॉक्टर्स हैं ना ही तो टेक्नीशियन हैं चलाने वाले। तो पब्लिक की इस परेशानी पे आप अपने क्या व्यूज़ रखना चाहेंगे? देखो जी, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त ये कह रहे थे जी हमारी हुकूमत आने दो, हम ये करेंगे। अब तो हुकूमत आ गई है। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर आए या ना आए, क्या हमारे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि यहां हमारे जो पुंछ के अंदर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है? ये बखूबी वो जानते हैं यहां पर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, लोगों को बहुत परेशानी का जो फेस करनी पड़ती है। और आपको मैं ये बताऊं कि यहां पर हमारे लोगों ने भी बात की और ये भी बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो जाते हैं हमारे, यहाँ तो हमारा जो CT स्कैन है, CT स्कैन तो होता है, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती। और यहाँ से जो हमारा ये जो हॉस्पिटल है, ये इसको बोलते हैं रेफरल हॉस्पिटल। बस यहाँ पर पेशेंट आया, उसको रेफर कर दिया रजौरी के अंदर। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वो हॉस्पिटल के ऊपर शीट, जो गद्दा है, गद्दे के ऊपर शीट पड़ी हुई देखते हैं, लेकिन उस शीट को उठा के देखें उस गद्दे के अंदर कितना गंद है, कितने कॉकरोच हैं, कितना ब्लड है उसके अंदर, ठीक है। क्या वो खाली 1-2 रूम चेक करके, जो अच्छे रूम है वही डॉक्टर्स उनको चेक करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। वो बाथरूम में जाते हैं, वो बाथरूमों का हाल देखें, हॉस्पिटल के बाथरूम्स का आप हाल देखें, पाइप्स नहीं लगी, हाथ धोगे पानी आपके ऊपर पड़ेगा। आप वहां के जो जितने भी आप, मैं क्या कहता हूं कि आप यहां पर ये जो गायनी वार्ड हैं उनके हालात, आप हालात देखें, मतलब शर्म आती है। अब वो गरीब लोग हैं, वो आवाज नहीं उठाते, वो सोचते हैं अगर हम आवाज उठाएंगे तो शायद डॉक्टर हमारा कोई नुकसान कर देंगे। तो गरीब की आवाज कौन सुनता है? तो मैं ये कहता हूं जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जाके वो गद्दे से ऊपर से कवर उठाएं, वो गद्दे देखें। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर मुझे 10 गद्दे साफ दिखा दें, 10 गद्दे दिखा दें कि वो जो मैट्रेसेस हैं वो साफ हैं। सब खून के आलूदा, सब में इतनी गंदगी है और कॉकरोच वहां देखे। बस बार बार से सफाई करेंगे, कोई भी डायरेक्टर आएगा बार बार से सफाई करेंगे। हमारे यहां पर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी, एक फिजिशियन है यहां पर जो अच्छा है, जिसको एक फिजिशियन कहेंगे, बाकी के आप हालात देखो यहां पर, ठीक है नहीं। हमारे यहां एक सर, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे कम से कम 5-6 सर्जन यहां होने चाहिए।
अच्छे से अच्छे जो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कई डॉक्टर्स हैं, नाम उनका चल रहा है कि वो यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर वो है ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जिन जिन डॉक्टर्स की हमें यहाँ पर जरूरत है वो डॉक्टर्स आप यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डॉक्टर बल्ला था, आई स्पेशलिस्ट, वो बेचारे रिटायर हो, आज भी लोग उनके पास जाते हैं बेचारे। यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है, पुंछ के अंदर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है, लोगों को जम्मू जाना पड़ता है। तो गरीब कहाँ जम्मू जाएगा, गरीब रजौरी तक नहीं जा सकता। तो ये चीजें मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे गवर्नमेंट, ये लोग नहीं जानते कि हमें किस चीज की परेशानी है। गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा, बिल्कुल गरीबों के बारे में सोचा नहीं जा रहा। अमीर है वो जाके जम्मू जाके अपना इलाज करा रहे हैं, तो गरीब का कोई नहीं सोचा, ना ही गरीब की कोई आवाज बुलंद कर रहा है। तो गरीबों से उनसे क्या मिलेगा, गरीबों से उनसे। तो ये मैं कहता हूं कि इन गरीब आवाम के बारे में सोचो, नहीं तो इनकी बदवा आपको खा जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट ताहिर महमूद साहब। कुछ अहम सवाल जानने की हमने इनसे कोशिश की। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।